हेलो बच्चों, मैं आशीष पांडे आपका अपने YouTube चैनल PCS मार्गदर्शक पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। भगवान श्री कृष्ण कल रात 12 बजे जन्म हुआ है उनका। तो मैं और मेरी पूरी टीम PCS मार्गदर्शक की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें, मुझ पर भी आशीर्वाद बनाए रखें और आप सभी जल्द से जल्द मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक चैनल को हमारे बढ़ाते रहें। जैसा आपको पता है कि हमारा एक टॉपिक चल रहा है, हम पॉलिटी में संविधान की प्रस्तावना को लेकर के आए हुए हैं आपके सामने। तो हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, अर्थात प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने जैसे प्रस्तावना में देखा, सबसे पहले हमने पढ़ा संविधान के बारे में। तो संविधान से पहले हमने देखा कि राज्य क्या होता है, क्योंकि जब राज्य होगा तभी संविधान होगा, बिना राज्य के तो संविधान भी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमने समझा कि राज्य क्या होता है, राज्य के बाद हमने समझा संविधान क्या होता है, फिर हमने संविधान की प्रकृति समझी, संविधान के महत्व समझे, संविधान के उद्देश्य समझे, संविधान क्या करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमें प्रस्तावना को पढ़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना संविधान का एक परिचय है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। हम प्रस्तावना के माध्यम से ही संविधान को समझ सकते हैं। संविधान के अगर पूर्ण सार की बात की जाए तो हमें प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना वह चीज़ है, जैसे आप किसी पुस्तक को खोलते हैं तो जो पुस्तक जैसे ही खोलते हैं तो पुस्तक में एक भूमिका का टॉपिक लिखा होता है। तो भूमिका आपको बताती है कि इस बुक में हमने क्या क्या लिखा है, ये बुक हम किस उद्देश्य से पब्लिश कर रहे हैं, हमारा क्या गोल है इस बुक को देने के लिए। जैसे आप कोई बुक्स लेके आते हैं, वो छोटे बच्चों के लिए होती है तो उसके छोटे बच्चों के अनुसार उसमें भूमिका लिखी होती है। आप किसी बड़े क्लास की बुक्स लेकर आते हैं तो उनमें बड़े क्लास के अनुसार भूमिकाएं लिखी जाती हैं। आप कहीं पे कोई स्पेशल कोई कोर्स करना चाहते हैं, उसके तहत जो आपको बुक मिलती है उसके लिए अलग भूमिका लिखी जाती है। तो भूमिका का मेन उद्देश्य, अर्थात इसको प्रस्तावना कहें या उद्देशिका कहें, इस दोनों का मतलब सेम ही है दोस्तों। कई बार हम प्रस्तावना और उद्देशिका को अलग अलग समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो जैसा कि बच्चों हमने प्रस्तावना में हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को पहले ही चर्चा कर रखा है, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इन सारे शब्दों की चर्चा हमने कर ली है। जैसा कि कई बार आपसे क्रम पूछा जाता है कि प्रस्तावना में जो क्रम दिया गया है वह कैसा क्रम है, अर्थात शुरू कहां से होता है। तो हम भारत के लोगों से प्रारंभ होता है और भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात सबसे पहले आपका ये आएगा हम भारत के लोग, फिर आएगा भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, फिर तीसरा वर्ड आएगा समाजवादी आएगा, चौथा आएगा धर्मनिरपेक्ष और पांचवा आएगा लोकतंत्र और छठा आएगा दोस्तों गणराज्य। तो हमने इन क्रम को देख रखा है। जैसा कि आप सभी को पता है, समाजवादी शब्द यह हमारे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया, और धर्मनिरपेक्षता शब्द को भी हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। वहीं यहां पर अखंडता जो शब्द दिया गया है, अखंडता शब्द को हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा संविधान में। कई बार हमारे सामने दोस्तों क्वेश्चन आता है कि जब मूल संविधान में प्रस्तावना का किस तरीके से प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी मूल संविधान में हमारे, तो अगर मूल संविधान की बात किया जाए दोस्तों, तो मूल संविधान में लिखा था सीधे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित कराने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों हमारे मूल संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता के शब्द शामिल नहीं थे। इन तीनों शब्दों को हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमने प्रस्तावना में शामिल किया। तो आइए हम देखते हैं, अब बचे हुए कुछ शब्दों को हम देखते हैं। जैसे हमारे सामने कुछ शब्द आते हैं, न्याय, स्वतंत्रता और समता।
तो पहले हम इन 3 शब्द को क्लियर करते हैं कि न्याय क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होता है और समता क्या होता है। और कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, धर्म की, विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, उपासना, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रताओं की 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि न्याय का विचार क्या कहता है। जस्टिस, जस्टिस का अर्थ ही होता है कि सभी के साथ न्याय हो, कोई पिछड़ा हो, किसी के साथ रंग के आधार पर, किसी के साथ आर्थिक आधार पर, किसी के साथ राजनीतिक आधार पर कोई भी शोषण ना हो। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमने न्याय में 3 चीजों को लिया। किसको लिया? सामाजिक न्याय को लिया है, आर्थिक न्याय को लिया और राजनीतिक न्याय को लिया। इन 3 न्याय को हमने डिफाइन किया है अपने प्रस्तावना में। तो आइए देखते हैं कि हमारा सामाजिक न्याय क्या बोलता है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय क्या बोलता है। ये दोस्तों आपका न्याय का ट्रायंगल है। इसमें एक तरफ है सामाजिक न्याय, दोस्तों एक तरफ है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और एक तरफ दोस्तों है आर्थिक न्याय। तो आइए हम समझते हैं इन तीनों न्याय का अर्थ क्या क्या है, तीनों न्याय में क्या कहना चाहते हैं। तो सामाजिक न्याय हमें बोलता है किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात समाज में किसी के साथ प्रतिष्ठा के आधार पर, कोई गरिमा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यहां पर सामाजिक न्याय में बात करता है भेदभाव रहित समाज हो। समाज कैसा हो? भेदभाव रहित हो, अर्थात जहां पर भेदभाव किसी के साथ ना हो, वंचित वर्गों का शोषण ना हो, ना हो। वहीं इसमें तीसरा शब्द आता है कि किसी का भी शोषण ना हो, किसी भी आधार पर, समाज के किसी भी आधार पर किसी के साथ शोषण ना हो। तो शोषण ना हो किसी के साथ। तो दोस्तों हम यहां पे 3 चीजों की बात करते हैं। भेदभाव नहीं होना चाहिए, वंचित वर्गों का शोषण नहीं होना चाहिए, और किसी का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं होना चाहिए, चाहे वह वृद्ध हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे SC STs हो, चाहे OBCs हो। तो किसी का भी सामाजिक आधार पर, उनके प्रतिष्ठा और गरिमा के आधार पर उनका शोषण नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले समाज में एक उच्च वर्ग हुआ करता था, जो उच्च वर्ग के पास ही सारी व्यवस्थाएं संकेंद्रित हुआ करती थी। समाज में उसी को एक हैसियत प्राप्त होती थी और उसी हैसियत के अनुसार सारे काम होते थे, और जो वो कहता था उसी के अनुसार पूरी सोसाइटी काम करती थी। और एक दबा हुआ तबका होता था जिसको समाज में कोई भी विशेष अधिकार नहीं मिलता था, उसे सिर्फ और सिर्फ दायित्व और कर्तव्य दे दिए गए, तुम्हारा ये काम है, तुम इनकी सेवा करो, तुम्हारा ये काम, तुम्हें ये करना होगा। और वहीं पे जो उच्च वर्ग थे उन्हें कोई कर्तव्य नहीं थे, उनके पास कोई दायित्व नहीं थे, पर अधिकार उनके पास सारे भरे हुए थे। तो इसी को जस्टिस करने के लिए हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को शामिल किया गया। वहीं हमने राजनीतिक न्याय को शामिल किया। क्यों? क्योंकि जो उच्च वर्ग या बड़े लोग होते थे, जो धनाढ्य होते, जिनके पास धन संपत्ति ज्यादा होती थी, उनको ही चुनाव लड़ने का अधिकार एक टाइम पे हुआ करता। जैसा कि आप सभी पता है 1947 से पहले जब ब्रिटिश सरकार थी, तो राजनीति में किन्हें उतरने का अधिकार था, यानी चुनाव लड़ने किसे अधिकार था, वोट देने किसे अधिकार था। जिनके पास संपत्ति थी, संपत्ति का कुछ पैरामीटर तय किया, उसी पैरामीटर के आधार पर हमने राजनीतिक व्यवस्थाएं तय की थी। तो उस चीज को खंडित करने के लिए हमने प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय लाया। तो राजनीतिक न्याय के तहत हमने 2 पॉइंट्स रखे। क्या हमने रखा? राजनीतिक न्याय के तहत कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, सभी को वोट डालने का अधिकार होगा, दोस्तों चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, लगातार दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल करते रहें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको हमारे क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमने राजनीतिक न्याय के तहत चुनाव लड़ने का अधिकार लाया और हमने वोट देने का अधिकार लाया कि सभी को वयस्क मताधिकार होगा, जो अपनी उम्र, एक निश्चित उम्र पूरी कर लेंगे, उन सभी को वोट देने का अधिकार होगा। अर्थात मतदान का अधिकार मिला, चुनाव लड़ने का अधिकार था।
जैसा कि आप सभी को पता है, पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं, तो हमने आज़ादी के बाद हमने महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, वोट डालने का अधिकार दिया। ये सारी व्यवस्था हमने इसीलिए लाया क्योंकि किसी को राजनीतिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। कोई ये ना कहे कि जिसके पास पैसा था, संपत्ति था, वह ही चुनाव लड़ रहा है, जो तबका दबा हुआ है उसको कोई व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं। इसीलिए यह सारी व्यवस्थाएं देने के लिए हमने कहीं ना कहीं संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की कि किसी के साथ सामाजिक भेदभाव ना हो किसी के साथ। तो जब भेदभाव के लिए हमने क्या लाया, आर्टिकल 17 लाया, आर्टिकल 18 लाया, हमने आर्टिकल 14 लाया, 15 लाया, 16 लाया। हमने क्यों लाया? सामाजिक न्याय हो सबके साथ। राजनीतिक न्याय के लिए हमने वोट देने का अधिकार लाया, महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था दिलाया हमने। साथ ही साथ में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में हमने सीटों को आरक्षित किया लोगों के लिए, ताकि जो वंचित वर्ग है ताकि उनको राजनीतिक सशक्तिकरण मिले। वहीं आर्थिक न्याय के लिए हमने क्या किया दोस्तों? आर्थिक न्याय के लिए हमने कहा कि धन का संकेंद्रण अर्थात संसाधन जो है, संसाधन का संकेंद्रण नहीं होगा किसी एक के पास, संसाधन का राष्ट्रीयकरण होगा। अर्थात संसाधन जो है वो सरकार के पास होंगे, और सरकार के पास संसाधन अर्थात सरकार किसकी होती? जनता की होती। जनता ही तो सरकार को चुनती है। तो सारे संसाधन पर किसका अधिकार होगा? तो सारे संसाधन पर जनता का अधिकार होगा। अर्थात संसाधन का समता मूलक वितरण होगा। अर्थात संसाधन, जिसको जितने संसाधन की आवश्यकता होगी उसको उतने संसाधन मिलेंगे। जैसे किसी को 1 रोटी की आवश्यकता है तो उसे 1 रोटी, किसी को 2 रोटी की आवश्यकता है उसे 2 रोटी मिलेगी। किसी को 100 रुपए की जरूरत है 100 रुपए, किसी को 500 रुपए की जरूरत है 500 रुपए मिलेगी। तो जिसको जितने संसाधन की जरूरत है उतना संसाधन उसको मिलेगा। ये नहीं होगा कि आप कमजोर हैं तो आपको संसाधन नहीं मिलेगा, और आप बड़े हैं तो आपको ज्यादा संसाधन मिल जाएगा। तो संसाधन का समान वितरण होगा, समता मूलक वितरण होगा। जिसको जितनी जरूरत होगी उतने आधार पर संसाधन दिए जाएंगे लोगों को। तो यहां पर क्या किया गया? संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होगा, और संसाधनों का समता मूलक वितरण होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि न्याय में जो हमने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, यह विचारधारा हमने कहां से ली है बताइए दोस्तों? अगर आप यह विचारधारा की बात करेंगे तो यह विचारधारा आपको रूस की क्रांति से मिलती है। क्योंकि जब रूस में क्रांति हुई 1917 में, तो उस दौरान लोगों ने यही एक नारा लगाया कि हमें कैसा न्याय चाहिए? हमें सामाजिक न्याय चाहिए, हमें राजनीतिक न्याय चाहिए, हमें आर्थिक न्याय चाहिए। अर्थात सामाजिक भेदभाव रहित समाज चाहिए। राजनीतिक न्याय यानी सभी को चुनाव लड़ने, सभी को मतदान का अधिकार हो। और आर्थिक न्याय अर्थात संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, और सभी को समता मूलक वितरण संसाधनों का होना चाहिए। संसाधन, जिसको जितनी आवश्यकता उतने संसाधन उसे मिलते रहें। तो यह सारी व्यवस्था हमारे न्याय के तहत की गई। हमारे संविधान में, हमारे संविधान के प्रस्तावना में न्याय में यही 3 बातें शामिल की गई दोस्तों। क्या? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय को हमने शामिल किया संविधान में। या संविधान में जो न्याय का विचारधारा है 1917 में जो रूस की क्रांति से हम प्रभावित हुए, और हमने संविधान की प्रस्तावना में न्याय के तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को शामिल किया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे नोट करिए। आप नोट कर लें, फिर से हम मिटा देते हैं, फिर आगे के टॉपिक्स को हम समझाते हैं। आगे टर्म्स क्या दिए हुए हैं? लगातार चैनल के संख्या बल को बढ़ाते रहें दोस्तों। लगातार चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लगातार करते रहें। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। आइए अब हम सीधे स्वतंत्रता के शब्द को देखते हैं। स्वतंत्रता के शब्द में हमने क्या क्या चीजें शामिल की हैं, स्वतंत्रता के तहत क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो दोस्तों स्वतंत्रता को समझने से पहले आइए हम 2 शब्द को समझते हैं। फ्रीडम और लिबर्टी में अंतर क्या होता है? एक तरफ होगा लिबर्टी और एक तरफ होगा फ्रीडम। तो आइए देखते हैं दोस्तों लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर क्या होता है। कई बार हम लिबर्टी और फ्रीडम को सिनोनिम्स के तौर पर यूज करते हैं और हमें बार बार यह लगता है कि यह फ्रीडम और लिबर्टी सेम ही तो है, दोनों अलग क्या है? क्योंकि दोनों का मतलब आजादी ही तो हो रहा है। एक तरफ स्वतंत्रता, एक तरफ आजादी हो रही है। तो आजादी
फ्रीडम मतलब होता है आजादी, और लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता। जिसने स्वतंत्रता और आजादी शब्द को सही से समझ लिया उसे समझ में आ जाएगा फ्रीडम और लिबर्टी में अंतर क्या होता है। आजादी का मतलब होता है आजादी, जो आजादी शब्द ही है यह बताती है कि हम किसी के गुलाम थे या हम पे कोई शासन कर रहा था और हम उससे आजाद हो गए। जैसे कि हमारे ऊपर 1947 के पहले ब्रिटिश सरकार का शासन हुआ करता था। जब हम ब्रिटिश सरकार से आजाद हुए तो हमने क्या बोला कि हम स्वतंत्र नहीं हुए, हमें आजादी मिल गई, हमें आजादी मिल गई। आजादी का मेन मतलब यह होता है कि आजादी जैसे ही हमें, जिससे भी हमें आजादी मिलेगी, हमारा उससे कोई संबंध उसके बाद नहीं होगा। हम अपने देश में जो भी व्यवस्थाएं लाते हैं, जो भी कानून लाते हैं या जो भी प्रक्रियाएं चालू करते हैं, क्या उसमें ब्रिटेन का कोई योगदान होता है या क्या ब्रिटेन से हम कभी परमिशन लेते हैं कि हम ऐसा करें या ना करें? नहीं करते हैं। अर्थात जब आजादी आएगी तो आजादी हमें बताती है कि जिससे भी हम आजाद हुए हमारा उससे कोई भी संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का हमें परमिशन नहीं लेना है। पर लिबर्टी में क्या होता है? लिबर्टी में हमें परमिशन लेना पड़ेगा। लिबर्टी में हमें क्या होगा? स्वतंत्रता तो हमारे पास होगी, स्वतंत्रता अर्थात आपके पास स्वतंत्रता तो है, लेकिन यह स्वतंत्रता जो लिबर्टी के तहत जो स्वतंत्रता मिलती है वह रिस्ट्रिक्टेड होती है। अर्थात आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं। क्या आप भारत के आदिवासी क्षेत्रों में भी घूम सकते हैं? नहीं, आप भारत के आदिवासी क्षेत्रों में नहीं घूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि आजादी, आपको वहां पर स्वतंत्रता है। अर्थात स्वतंत्रता जब भी आएगी, लिबर्टी जब भी आएगी, रिस्ट्रिक्शंस के साथ आएगी। तो हमने संविधान में जो यहां पे देखिए दोस्तों, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की जो स्वतंत्रताएं लागू की हैं, यह सारी की सारी स्वतंत्रताएं हमारी सरकार जब चाहे इस पर रोक लगा सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पे स्वतंत्रता शब्द का अर्थ ही लिबर्टी है, ना कि फ्रीडम। हमने संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता को फ्रीडम के तहत नहीं शामिल किया, हमने लिबर्टी के तहत शामिल किया है। और लिबर्टी प्रतिबंधित होगी, यहां पे प्रतिबंध लगेगा। जैसे आपको भारत में कहीं भी घूमने की आजादी थी कोविड-19 के पहले, लेकिन जैसे ही कोविड-19 लगा तो आपके लिए क्या रूल लगा कि आप बाहर तो जा सकते हैं घूमने, लेकिन आप मास्क लगा कर जाएंगे। विदाउट मास्क जाएंगे तो आप पे चालान कटेगा या आपको चार्ज देना पड़ेगा या पनिशमेंट आपको मिलेगी। तो क्या हुआ? वहां पे हमारी स्वतंत्रता बाधित हुई, हमारी स्वतंत्रता पे रोक लगाए। अर्थात वह स्वतंत्रता जिसके तहत हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, युक्त रिस्ट्रिक्शंस, अर्थात जो सही हो, जो समय के अनुरूप जरूरत हो, उसके तहत जो हमें स्वतंत्रताएं मिलती हैं वो लिबर्टी अर्थात प्रतिबंधित। और यह प्रतिबंधित नहीं, अप्रतिबंधित, अर्थात हमारी पूर्ण स्वतंत्रता आजादी है। अर्थात हमारी इच्छा है कि हम किसी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दें, हम किसी के ऊपर बस चढ़ा दें, तो यह हमारी आजादी और हम चढ़ा देंगे। फ्रीडम का मतलब हमें यह होता है। पर वहीं लिबर्टी का मतलब यह होता है कि आप किसी पर ट्रैक्टर नहीं चढ़ा सकते हैं। आपके लिए कानून बना है और उसी कानून के तहत सब कुछ चीजें चलेंगी। अर्थात जहां आपके नाक खत्म होती है वहां से दूसरे की नाक प्रारंभ हो जाती है। तो हमें दूसरे की नाक में उंगली नहीं कर सकते हैं। अर्थात हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं बिना किसी कारण से। अगर आदिवासी किसी क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं तो उन्हें रहने दीजिए, जब तक हमें परमिशन नहीं मिलेगी तो हम वहां नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अर्थात भारत के क्षेत्र में हम घूम तो सकते हैं स्वतंत्र रूप से, लेकिन वह स्वतंत्रता हमारी रिस्ट्रिक्टेड है। अर्थात जब लिबर्टी की बात आएगी तो लिबर्टी हमेशा प्रतिबंधित होगी। यह दोस्तों प्रतिबंधित होगी और फ्रीडम अप्रतिबंधित। अर्थात किसी को हमारा मन है झापड़ मारने का तो हम झापड़ मार सकते हैं क्योंकि हमें आजादी है। लेकिन वहीं पे अगर हम किसी का सर फोड़ देते हैं और लिबर्टी है तो हमें सजा मिलेगी उसके लिए। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है, सर आप नहीं फोड़ सकते हैं किसी का। तो लिबर्टी और फ्रीडम में आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैंने एकदम लेमैन टर्म्स में आपको समझाया एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको समझने में कोई भी इशू ना आए। आइए हम आगे देखते हैं। बस इसको सिर्फ इतना ही याद रखिए कि लिबर्टी जब भी आएगी वो प्रतिबंधित होगी, अर्थात नियम के तहत आएगी लिबर्टी। और फ्रीडम जब भी आएगी तो अप्रतिबंधित, कोई नियम कानून नहीं होंगे फ्रीडम के तहत। आइए दोस्तों आगे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने पहले स्वतंत्रता अर्थात हम लिबर्टी शब्द को समझते हैं। लिबर्टी आपको हमने डिफाइन कर दिया।
अब स्वतंत्रता का हमारे संविधान में एक तरीके से देखा जाए तो कई बार लोग स्वतंत्रता का मतलब गलत लेते हैं। लोगों को स्वतंत्रता का मतलब लगता है कि हमारे ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, हम जो चाहें वह कर सकें। यहां मैंने पहले बताया कि स्वतंत्रता का मतलब लिबर्टी है। आप इसको फ्रीडम नहीं समझेंगे, अर्थात यह स्वतंत्रता जो होगी प्रतिबंधित होगी। यूपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछा कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता दी गई वह किस प्रकार की स्वतंत्रता है, वह स्वतंत्रता क्या बात करती है। क्या वह स्वतंत्रता कहती है, ऑप्शन देता है कि क्या वह स्वतंत्रता कहती है कि जो भी नियम कानून होंगे नियम कानून का अभाव होगा, मतलब कोई भी नियम कानून नहीं होंगे, बाह्य प्रतिबंधों का अभाव होगा, इस तरह के शब्द वहां दिए गए। तो आप समझिए दोस्तों, स्वतंत्रता को अगर हम दो अर्थों में देखते हैं, स्वतंत्रता एक संकीर्ण अर्थ में, स्वतंत्रता एक व्यापक अर्थ में देखते हैं। तो अगर संकीर्ण अर्थों में हम बात करते हैं स्वतंत्रता को, तो संकीर्ण अर्थ में हम क्या बात करते हैं, हम संकीर्ण अर्थ में कहते हैं कि बाह्य जो प्रतिबंध है उनका अभाव होगा। अर्थात हमारी इच्छा है किसी को झापड़ मारने की तो हम मार देंगे, हमारी इच्छा है किसी के साथ किसी को गाली देने की तो हम दे देंगे, क्योंकि हमारे पर कोई भी बाह्य प्रतिबंध नहीं है, कोई भी कानूनी व्यवस्था हमारे लिए नहीं बनाई गई है। लेकिन हमारे लिए कानूनी व्यवस्था है, और अगर कहीं कानून नहीं होगा तो वह स्टेट अराजक हो जाएगा, और जैसे ही कोई स्टेट अराजक हो जाएगा तो वैसे ही देश की शासन प्रणाली पूरी कोलैप्स कर जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी और गिर जाएगी। इसलिए स्वतंत्रता का मतलब बाह्य प्रतिबंधों का अभाव नहीं है दोस्तों। और कभी भी आप इस तरह के जब भी यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम्स पूछे कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता, तो कभी भी आप यह मत दीजिएगा कि बाह्य प्रतिबंधों का अभाव। स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यापक तौर पर, अगर देखा जाए तो व्यापक तौर पर स्वतंत्रता का अर्थ होता है बाह्य प्रतिबंध तो होंगे आप पर, बाह्य प्रतिबंध होंगे आप पर, लेकिन आप विकास कर सकें सकारात्मक दिशा में, इसके लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। अर्थात आपके मन स्थिति को इस प्रकार से कोई प्रताड़ित, इस प्रकार से आपको नहीं रोक सकता कि आप कोई काम करने से चूक जाएं या आप कोई काम ना कर सकें। तो व्यापक अर्थों में बात की जाती है कि बाह्य प्रतिबंध तो आप पर होगा, लेकिन आंतरिक प्रतिबंध नहीं होगा। आपको भूख की समस्या नहीं आएगी, आपको भय की समस्या नहीं आएगी, आपको अवसाद की समस्या नहीं आने दिया जाएगा। अर्थात आपको ऐसी व्यवस्था दी जाए कि ताकि आप अपना विकास कर सकें पूर्ण रूपेण। तो जब विकास आप कर सकें तो यह स्वतंत्रता में व्यापक अर्थों में आता है कि आप पर प्रतिबंध तो होगा, लेकिन आप विकास के साथ आपको प्रतिबंध मिलेगा। आप विकास करें, पर वह प्रतिबंध बताता है कि आप किसी दूसरे के विकास को बाधित नहीं कर सकते हैं। आप अपना विकास करें और दूसरे का भी विकास होने दें। तो व्यापक अर्थों में लिबर्टी का मतलब होता है कि बाह्य प्रतिबंध होंगे, आपको विकास करने के सारे अवसर दिए जाएंगे, आपको विकास के लिए मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा, आपके साथ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा स्वतंत्रता के आधार पर। यह होता है दोस्तों स्वतंत्रता का अर्थ। आइए अब इसको हम लिख देते हैं ढंग से। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सके। तो यह होता है संकीर्ण अर्थ में कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर व्यापक अर्थ में देखा जाए तो व्यापक अर्थ में मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए व्यापक तौर पर चीजों का दोहन कर सकता है ताकि उसे किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, कोई भी आंतरिक प्रतिबंध नहीं होगा यहां पर।
संसाधनों पर कोई रोक टोक नहीं होगा दोस्तों। लेकिन यह रोक टोक वहीं तक शांत रहेगी, वहीं तक स्थिर रहेगी जहां तक आप संसाधनों का सकारात्मक यूज करके आप देश के विकास में अपना योगदान दें। अगर आप किसी टेररिस्ट ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं और आप कहते हैं कि आपकी स्वतंत्रता है, आप टेररिस्ट ग्रुप में शामिल होना चाहते नहीं, तो आपकी यह स्वतंत्रता नहीं है। आपकी स्वतंत्रता यह है कि आप विकास कर सके सकारात्मक दिशा में। तो सकारात्मक दिशा में विकास करने के लिए आप पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका विकास विस्फोटक है, नकारात्मक है, तो उस विकास पर प्रतिबंध लगेगा। और उसी प्रतिबंध के तहत हमने लिबर्टी शब्द को शामिल किया, ना कि फ्रीडम को। तो हमारा संविधान की प्रस्तावना हमारे वह लिबर्टी की बात करता है, ना कि फ्रीडम की। एब्सोल्यूट आपको फ्रीडम नहीं देता है। वो बोलता है कि लिबर्टी होगी पर फ्रीडम नहीं होगी आपके पास। तो आपको उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। आप एक बार नोट कर लें इसे। तो दोस्तों नोट कर लें इसे, फिर इसे मैं इसे मिटा दूं एक बार। हमने व्यापक अर्थों में यही शामिल किया है कि व्यक्ति अपना रचनात्मक विकास कर सके। उसे जो भी स्वतंत्रता मिली है व्यापक अर्थों में, कि व्यक्ति के रचनात्मक विकास में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। अर्थात व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के रोक टोक ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके रचनात्मक विकास प्रतिबंधित हो जाए, वह विकास ना कर सके अपना। तो यह व्यवस्था हमने स्वतंत्रता के साथ शामिल की। अब आइए देखते हैं स्वतंत्रता में हमने कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं संविधान के तहत हमने शामिल की है। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। आइए हम देखते हैं स्वतंत्रता में हमने कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल की हैं। क्योंकि कई बार आपसे पूछा है कि हमने संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है हमें। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है दोस्तों? पहला है देखिए विचार की, दूसरा है अभिव्यक्ति की, दोस्तों अगर राइटिंग मेरी नहीं समझ में आ रही होगी तो एक बार हमें बता सकते हैं आप। धर्म की, विश्वास की, व 5वां उपासना की स्वतंत्रता। अर्थात हमें हमारे संविधान की प्रस्तावना के तहत हमने यह 5 स्वतंत्रताएं शामिल की हैं, जिसमें विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसके तहत जैसा कि व्यक्ति के मन में अगर कोई विचार उठ रहा है और वह विचार सकारात्मक है, जैसा वह कहता है कि मुझे समाजवाद के समर्थन में रहना या पूंजीवाद के समर्थन में रहना, अगर पूंजीवाद विचारधारा का कोई समर्थक है और वह विचारधारा हमारे देश के हित में है, तो वह विचारधारा वह प्रकट कर सकता है, वह विचारधारा वह एक्सेप्ट कर सकता है, वह विचारधारा वह स्वीकार कर सकता है और उस विचारधारा का वो चाहे तो प्रचार और प्रसार भी कर सकता है। यहाँ तक हमने स्वतंत्रताएं दी हैं, हमने कोई रोक टोक इस पे नहीं लगाई। अगर किसी व्यक्ति का कोई भी विचार है तो वह अभिव्यक्त कर सकता है, अर्थात अपने विचार को प्रचारित कर सकता है। अब प्रचार प्रसार के लिए क्या माध्यम होगा? संकेत के माध्यम से, लिखित रूप में, मौखिक रूप में, कोई चित्र बनाकर, कोई आकृति बनाकर, इन सभी आधारों पर कोई व्यक्ति अपनी जो विचार है उसे अभिव्यक्त कर सकता है। कोई विचार अगर उसके मन में उठ रहे हैं कि यह विचार सही है, यह विचार गलत है, तो वो उस विचार को अभिव्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्त का अर्थ होता है कि जो भी विचारधारा आपके अंदर उठी, जो भी बात आपके मन में उठी, विचार में उठी, उस विचार को अभिव्यक्त कर देना, अर्थात लोगों के सामने प्रस्तुत कर देना। धर्म अर्थात जो भी कोई धर्म जिसे अच्छा लगता है उस धर्म को वह स्वीकार कर सकता है। कोई इस्लाम को स्वीकार कर सकता है, कोई हिंदुज्म को स्वीकार कर सकता है, कोई जैनिज्म को स्वीकार कर सकता है, कोई बौद्धिज्म को स्वीकार कर सकता है, कोई सिखिज्म को स्वीकार कर सकता है। जिसे जो धर्म अच्छा लगे वह धर्म जाकर के वह स्वीकार कर सकता है, पर उसकी सकारात्मक दृष्टि को देखते हुए उसे स्वीकार करना चाहिए कौन सा धर्म अच्छा है। और धर्म सभी अच्छे होते हैं,
पर व्याख्याएं अलग अलग होती हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि धर्म में हमें कौन सा धर्म हमारे लिए अच्छा है, कौन सा नहीं। यह समझ कर कि जिस इंसान को जो धर्म अच्छा लगता है वह धर्म जाकर वह स्वीकार कर सकता है, क्योंकि हमने ये प्रतिबंध नहीं लगाया कि आपको ये धर्म स्वीकार करना और यह धर्म स्वीकार नहीं करना। आपको जो इच्छा है वह धर्म आप जाके स्वीकार कर सकते हैं। विश्वास, आपको जिस विचारधारा में या जिस किसी पर विश्वास है, जिन जिन चीजों पर विश्वास है, वह विश्वास आप बरकरार रख सकते हैं। आपके विश्वास को खंडित नहीं किया जाएगा, आपके विश्वास को रोका नहीं जाएगा। आपका जो विचार है उस विचार के प्रति आप विश्वास रख सकते हैं, पर वह विचार सकारात्मक होनी चाहिए। अर्थात यह न हो कि आप माओवादी विचारधारा रख लिया, और माओवादी विचारधारा इसलिए रख लिया आपने क्योंकि हम सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे। सत्ता को उखाड़ के फेंकने के लिए अगर कोई विचारधारा है तो ना उस विचारधारा को आप रख सकते हैं, ना उस विचारधारा को अभिव्यक्त कर सकते हैं, और ना ही उस विचारधारा में आप विश्वास कर सकते हैं। यह तीनों प्रतिबंधित हो जाएगी अगर आप ऐसी कोई विचारधारा रखते हैं जो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो, क्योंकि इन सभी विचारधारा, इन सभी प्रकार की पांचों स्वतंत्रताओं पर हमने युक्त रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। अर्थात हमने इन्हें प्रतिबंध में रखा है। जब हमें जरूरत पड़ेगी, जब सरकार को ऐसा लगेगा कि इस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, तो प्रतिबंध लग जाता है। जैसे ही आप देखते हैं इमरजेंसी लगती है, अर्थात आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही लगता है या राष्ट्रपति शासन जैसे ही लगता है, तो बहुत सारी स्वतंत्रताएं हमारी छीन ली जाती हैं, बहुत सारे अधिकार हमारे छीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह सरकार के पास संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई भी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा है तो हम उसे सप्रेस कर सकते हैं, अर्थात उन्हें हम समाप्त कर सकते हैं। वहीं उपासना की बात की जाती है तो आपकी जो धर्म पद्धति हो या जो भी उपासना की पद्धति हो, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से उपासना करनी उस तरीके से आप उपासना कर सकते हैं, पर वह उपासना आपकी सकारात्मक होनी चाहिए। वह उपासना किसी और को प्रभावित नहीं करनी चाहिए नकारात्मक रूप से। अगर ऐसा कोई भी आपने उपासना की जिससे किसी और को नकारात्मक रूप से कोई भी प्रभावित हुआ, तो वह उपासना आपको रोक दी जाएगी। आप वही उपासना कर सकते हैं जो सकारात्मक दिशा में, जिससे किसी को प्रतिबंध न हो कोई। तो यह 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दोस्तों दी गई। तो हमने 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं को डिफाइन कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप देख लें इसे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने आज क्या क्या देखा? हमने न्याय को समझ लिया, विचार मतलब कि हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को समझा, हमने विचार को, अभिव्यक्ति को, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता को समझ लिया। अब आइए हम समझते हैं समता और समानता में अंतर क्या होता है। कई बार हम समता और समानता को, जैसे हम स्वतंत्रता को और आज़ादी को एक ही समझ लेते हैं, अर्थात फ्रीडम और लिबर्टी को एक समझते हैं, उसी प्रकार कई बार हम इक्वालिटी और इक्विटी को एक समझते हैं। इक्विटी अर्थात समता, इक्वालिटी अर्थात समानता। आइए हम समता और समानता में अंतर समझते हैं, क्योंकि कई बार आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में समता और समानता में अंतर नहीं बताया जाता, या कहीं पर भी आपको यह डिफाइन नहीं किया जाता कि समता क्या होती है और समानता क्या होती है। कई बार हम इसको सिनोनिम्स के रूप में लगातार यूज करते रहते हैं, समता और समानता को, और हमें माना जाता है कि यही सही है। समता और समानता एक ही को हम लगातार समझते हैं। जब तक कि आपको यह नहीं समझ में आएगा कि समता क्या और समानता क्या है, तब तक आप संविधान की प्रस्तावना के विचार को पूर्णतः समझ नहीं पाएंगे। तो आइए हम समझते हैं समता और समानता क्या होता है दोस्तों। समानता मतलब होता है बराबरी, और समता मतलब होता है एक तरीके से निष्पक्षता या न्याय की बात होती है इसमें। तो समानता में हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। अर्थात कोई व्यक्ति, अगर सपोज दैट आप एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर 3 व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति लंबा है, कोई व्यक्ति छोटा है। आइए एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। एक यह टेबल है, यह है सोहन, यह है मोहन, यह है रोहन। अब आप बताइए दोनों दोस्तों, इस शब्द के तहत अगर समानता के तहत देखा जाए, इन तीनों में से क्या किसको टेबल की आवश्यकता थी और किसको टेबल की आवश्यकता नहीं थी? तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे टेबल की आवश्यकता ए को नहीं थी,
बी को टेबल की एक आवश्यकता थी और सी को 2 टेबल की आवश्यकता थी। मतलब यहां 2 टेबल चाहिए, यहां 1 टेबल चाहिए और यहां एक भी टेबल नहीं चाहिए। लेकिन हमने क्या किया कि हमने बराबरी में सबको दिया। अर्थात जैसे कि अगर आपको 100 रुपए दिया जाए और आपको कहा जाए कि यह 100 रुपए आप 10 लोगों में बराबर बराबर बांट दें, तो आपने 10-10 रुपए सबको दे दिया। अब उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे 20 रुपए की जरूरत हो, ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ 5 ही रुपए की आवश्यकता हो, लेकिन आपने क्या किया, 10-10 रुपए सबको दे दिया। जैसे कि कोई पिता है, पिता अपनी संपत्ति क्या करता है, 4 बच्चों में सबको बराबर बराबर बांट देता है। जब हम किसी चीज को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं तो वह होती है समानता। लेकिन वहीं पर अगर हम किसी के लिए, जैसे अगर पिता ने अपनी संपत्ति को 4 लोगों में बांटा और देखा कि एक बेटा उसका दिव्यांग है, तो जो दिव्यांग बेटा है उसको पिता को लगा कि दिव्यांग बेटे को ज्यादा संपत्ति थोड़ी सी दे देनी चाहिए क्योंकि वह दिव्यांग है और वह अपना खर्चा कैसे चलाएगा। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, वहां पे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको थोड़ा स्पेशल सुविधा देते हैं ताकि आप इनके बराबर होकर कॉम्पिटिट कर लें। तो क्या किया, जो ए था उसको कम संपत्ति दिया क्योंकि वह धनी था, उसके पास धन था, तो ए को कम संपत्ति मिली। जैसे ए बी सी डी 4 लोग थे, 4 बच्चे थे। अब पिता ने अपने 4 बच्चे में से एक धनी था और सी यहां पे देखा जाए दिव्यांग था दोस्तों। अब अगर सी दिव्यांग है तो क्या आपको लगता है कि सी अपने आर्थिक चीजों को पूरा कर पाएगा, आर्थिक आधार को पूरा कर पाएगा? नहीं। तो पिता को लगा जब सी आर्थिक आधार को पूरा नहीं कर पाएगा तो हम ऐसा करते हैं, दिव्यांग बच्चे को अर्थात सी को हम कुछ ज्यादा पैसे दे देते हैं। अब हमने जब इसको ज्यादा पैसे दिया, जैसे हमने इसको 50 रुपए दे दिया, बाकियों को 10 रुपए, 15 रुपए और 10 रुपए करके हमने दे दिया। इस प्रकार से जब हमने दिया लोगों को, ओके एक मिनट बच्चों, हाँ, तो हमने यहां क्या किया कि हमने ए को दिया 10 रुपए क्योंकि इसे 10 रुपए की जरूरत थी, बी को दिया 20 रुपए, डी को दिया 20 रुपए और सी को दिया 50 रुपए। अब जो सी को हमने 50 रुपए दिया, यहां पे सी को 50 रुपए इसीलिए दिया क्योंकि दिव्यांग था। जब दिव्यांग उसको 50 रुपए दे देंगे तो इनके बराबर हो जाएगा, इन सभी के। जैसे ही इनके बराबर होगा, अब वह क्या होगा कि उसको समान प्ले ग्राउंड मिल जाएगा। अब चारों समान प्ले ग्राउंड पे खड़े होकर के वो रनिंग कर सकते हैं। अर्थात हमारी समता क्या बात करती है, समता कहती है कि अगर मोहन बड़ा है, ए बड़ा है, तो उसे कोई टेबल नहीं मिलेगा। वहीं अगर रोहन छोटा है तो उसे एक टेबल मिलेगा, और वहीं पर अगर सोहन सबसे छोटा है तो उसे 2 टेबल मिलेगी, ताकि वह इन सभी के साथ कॉम्पीट कर सके, ए बी और सी के साथ बराबरी का हिस्सा सेट हो जाए। अर्थात जो समता के तहत ही हमने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की है। संविधान में जो हमने आरक्षण की व्यवस्था की है, संविधान में हमने आरक्षण की व्यवस्था किया ही इसी के तहत है कि ताकि सभी को एक समान प्लेटफॉर्म मिल जाए। पहले सभी एक समान प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो जाएं, उसके बाद हम प्रतियोगिता करवाएं। जैसे कि आपको पता है 1947 के पहले हमारे देश में जब तक हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी लागू नहीं किया अपने देश में, उसके पहले हमने क्या किया था, हमने अपने मार्केट को बंद रखा था बाहरी लोगों के लिए। क्यों बंद रखा था? क्योंकि अब हम तब तक हमारा जो मार्केट था वह इस लायक कैपेबल नहीं था कि वह बाहर के देशों से कॉम्पीट कर सके। तो हम उन्हें क्या रिजर्वेशन दे रहे थे, रिजर्वेशन दे करके उनको ऐसी व्यवस्था में ला रहे थे कि वो एक ऐसी स्थिति में आ जाएं जब वो बराबरी की स्थिति में आ जाए तो उनके लिए मार्केट खोल दिया जाए। वही जैसे 1990-91 में एलपीजी लागू था। क्यों? क्योंकि तब हमारा मार्केट इतना डेवलप हो चुका रहता है दोस्तों कि उस डेवलपमेंट के बाद हमें लगता है कि हमें अपने मार्केट को ओपन कर देना चाहिए। अर्थात इन बच्चों को या इन दिव्यांग को या किसी को भी तब तक यह व्यवस्था समता के तहत रखा जाएगा जब तक कि वह औरों के साथ कॉम्पीट करने लायक नहीं हो जाते। अर्थात यहां पर हम बात करते हैं प्रतिष्ठा की, समता के तहत हम बात करते हैं गरिमा की, समता के तहत हम बात करते हैं अधिकारों की। तो हम समता के तहत प्रतिष्ठा की बात करते हैं, समता के तहत गरिमा की बात करते हैं, समता के तहत अधिकारों की बात करते हैं। अर्थात
समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा होगी, उस प्रतिष्ठा को ठेस नहीं लगेगा, आपकी एक गरिमा होगी और आपको एक अधिकार मिलेगा। वह अधिकार आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप थोड़े कमजोर थे, आपको मुख्य धारा में लाया जाए। मुख्य धारा में जब आप आ जाएंगे तो आपको यह व्यवस्था से बाहर कर दिया जाएगा, तब आप इस दायरे में आ जाएंगे, समानता के दायरे में। अब समानता क्या कहती है? समानता कहती है कि जो भी चीज हमारे पास है, हमारे पास जो भी संसाधन है, वह हम सबको बराबर देंगे। जैसे अगर मुझे 100 रुपए की जरूरत है और सरकार कह रही है नहीं मेरे पास तो 85 रुपए में 50 रुपए में ही सबको हिस्सा बांटूंगा, 50 रुपए में 5 लोगों को, लेकिन हमें तो जरूरत है 100 रुपए की, तो हमें कहां से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। समानता क्या कहती है? समानता कहती है कि हमारे पास जो व्यवस्था है हम उसको सबको देंगे, हम किसी स्पेशल के लिए नहीं करेंगे। अर्थात शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए है, अधिकार सभी के लिए है, कानून सभी के लिए है। लेकिन समता क्या कहती है कि अगर कोई दिव्यांग है तो उसे विशेष सुविधा दीजिए आप, अर्थात आरक्षण दीजिए। आरक्षण देंगे तो वह सेम एक बराबर स्थिति में आ जाएगी। जब बराबर स्थिति में आ जाएगी तो आपको कंपटीशन बराबर लेवल पर होगा, क्योंकि कंपटीशन सही स्थान पर सही लेवल पर जरूरत है, क्योंकि तभी निष्पक्षता होगी। मैंने आप पहले ही लिखा कि निष्पक्ष और न्याय होना, जस्टिस होना। समता में जस्टिस की बात की जाती है और समानता में बराबरी की बात की जाती है। अर्थात समानता इक्वालिटी में हम बराबरी की बात करते हैं कि सब बराबर होंगे, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन हम यहां क्या कहते हैं? समता के तहत हम कहते हैं कि हम सकारात्मक भेदभाव करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई गरीब है, कोई पिछड़ा है, कोई दबा हुआ तबका है, कोई वंचित है, तो हम उसके उत्थान के लिए हम उसे व्यवस्थाएं देंगे। तो समता के तहत हम यह सारी विचारधाराओं को शामिल करते हैं कि जो जिस स्थिति में उससे उस स्थिति से बाहर निकाल करके समान स्थिति में लाए, ताकि वह एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो सके जहां से समान प्रतियोगिता की जा सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं समानता और समता आपको समझ में आ गया होगा। समानता और समता क्या होता है, एक बार आप इसे देख लें ध्यान से। क्योंकि यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हमें राइट डाउन करनी है। आइए हम राइट डाउन करते हैं। समता के तहत ही दोस्तों हमने अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और पंचायतों में हमने जो गरीब तबके हैं, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं, उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की, ताकि उनके लिए रिजर्वेशन उनकी सीटों का हो, ताकि वह उन स्थानों तक चुन करके पहुंचे जहां तक वह अभी तक नहीं पहुंच पाए, अपना विकास करे। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 इसलिए हमने शामिल किया ताकि उन्हें वो सभी अधिकार मिले जो सभी को मिल रहे हैं। वह इस कारण से वंचित ना रह जाएं कि आप वंचित वर्ग हैं इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इन सारे अधिकार को हमने समता के तहत अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 को शामिल किया। तो दोस्तों आप इसे भी राइट डाउन कर लें। उम्मीद करता हूं आपने राइट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। आइए अब हम इसको यहाँ पे कुछ चीजें लिखना है हमें। आइए देखिए, दोस्तों यहाँ से आपको दिखता नहीं, विशेष अधिकारों का अभाव होगा समानता के तहत का अभाव। वहीं आपको सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अर्थात आप गरीब हैं, आप दबे हुए तबके हैं, आप वंचित हैं, फिर भी आपको वही व्यवस्थाएं मिलेंगी जो सभी को दी जाएंगी। आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, कोई स्पेशल व्यवस्थाएं आपको नहीं दी जाएंगी समानता के तहत।
लेकिन समता के तहत आपको दिया जाएगा, आपको कुछ विशेषाधिकार मिलेंगे। अर्थात विशेषाधिकार मैं क्या कहूँ, आपको कुछ ऐसे विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, आपको सुविधा मिलेगी जिसके तहत आप मुख्य धारा में खुद को जोड़ सकें। सुविधा मिलेगी ताकि खुद को आप मुख्य धारा में जोड़ सकें। आपको विकास के सभी अवसर दिए जाएंगे। हमने दोस्तों समता का विचार हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। जो फ्रांस की क्रांति के दौरान हमने समता का विचार वहां से लिया था। यह एक सकारात्मक भेदभाव की बात करता है, वहीं समानता नकारात्मक अवधारणा है। सकारात्मक भेदभाव अर्थात आरक्षण की व्यवस्था देना, वहीं यह नकारात्मक विचारधारा है अर्थात सभी को समान मानना, कोई वंचित है उसको भी यहाँ पे सभी के लिए समान कानून होगा, समान कानून, समान आय, समान शिक्षा, समान रोजगार, और यह विचारधारा हमने यूएसए से ग्रहण की है। वहीं हमने समता की विचारधारा को फ्रांस की क्रांति से संबंधित है और समानता के विचार हमने यूएस से लिया और यह एक नकारात्मक विचारधारा है। इसके तहत हम किसी को विशेष प्रिविलेज नहीं देते हैं, अर्थात जो जिस स्थिति में है उसको उसी स्थिति में हम वही व्यवस्थाएं देते हैं जो हम सभी को दे रहे हैं। आपको कोई भी आरक्षण की सुविधा समानता के तहत नहीं मिलती, वहीं समता के तहत आपको आरक्षण की सुविधा दी जाती है ताकि आप मुख्य धारा में खुद को जोड़ सकें। दोस्तों यह था समता और समानता में अंतर। आइए हम देखते हैं कि हमने समता के तहत क्या क्या चीजें शामिल की। जैसे हमने बताया यहाँ पे प्रतिष्ठा की, गरिमा की और अवसर की। आपको समान अवसर दिया जाएगा, अर्थात आप अगर कमजोर हैं तो आपको पहले उस लायक बनाया जाएगा आरक्षण दे करके कि आप और लोगों से कॉम्पीट कर सके। उसके माध्यम से फिर आपको जब सारे अवसर आपको मिल जाएंगे फिर आपके लिए खुली प्रतियोगिता रखी जाएगी, आइए आप कॉम्पीट करिए। तब तक आपको आरक्षण मिलता रहेगा जब तक कि समान अवसर नहीं हो जाएगा, अर्थात तब तक आपको आरक्षण मिलता रहेगा जब तक कि समानता की स्थिति सभी के साथ समान नहीं हो जाएगी। अर्थात जब सभी के पास संसाधन समान हो जाए, सभी शिक्षित हो जाएं, सभी के पास रोजगार हो जाए, सभी के पास आय के संसाधन हो जाएं, क्लियर, उसके बाद ही समता समानता में कन्वर्ट हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसे नोट कर लें एक बार आप। अब हमारे पास एक शब्द बचता है बंधुत्व। अब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। अब हम राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा को समझ लेते हैं। दोस्तों ये तीन शब्द हैं जो हमारे सामने, इन्हें समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा, इसे राइट डाउन कर लिया होगा। दोस्तों हमारे चैनल को लगातार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिल जाए। आज तो कृष्ण जन्माष्टमी है, बहुत सारे लोग तो मंदिर भी गए होंगे भगवान के दर्शन के लिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसे लगती है, क्लास कैसे समझ में आती है, आपको अच्छी लगती है या क्लास अच्छी नहीं है या कोई और सुधार की जरूरत है, तो आप इसे जरूर बताएं। आइए हम देखते हैं आगे व्यक्ति की गरिमा। अब आइए देखते हैं हम राष्ट्र की एकता और अखंडता। आइए यहां पे जो एकता शब्द दी गई है यह सामाजिक अवधारणा है, समाज के आधार पर, अर्थात किसी धर्म, जाति,
रंग, संप्रदाय, क्षेत्र, जन्मस्थान, इन आधारों पर किसी के साथ कोई भी प्रकार की ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था नहीं की जाएगी जिससे राष्ट्र की एकता टूट जाए। राष्ट्र की एकता अर्थात जाति, धर्म, रंग, संप्रदाय, इन आधारों पर बाधित नहीं होनी चाहिए राष्ट्रीय एकता। अर्थात हम सभी एक हैं, हम जाति धर्म के आधार पर बटे ना हो कि हम किसी और जाति के हैं, हम किसी और धर्म के, तो हम बटे रहे। नहीं, राष्ट्र की एकता का मतलब होता है कि हम सभी एक हैं, हमारी जाति, हमारा धर्म, सबसे ऊपर हम मानव हैं। यही हमारी राष्ट्र की एकता का अर्थ होता है। एकता का अर्थ यही हुआ राष्ट्र की एकता का, अर्थात कि हम सभी मानव हैं। और मानव होने के कारण सर्वोपरि क्या है कि हम जाति धर्म में ना उलझें, हम एक दूसरे को मानव समझें और एक दूसरे का सहयोग करें। और सहयोग इस प्रकार से करें कि हमारा देश अखंड रहे, अर्थात हमारा देश खंडित ना हो। और यहां पे जो अखंडता शब्द को हमने प्रयोग किया, यह अखंडता शब्द भौगोलिक रूप में है। हमने भौगोलिक तौर पर अखंडता की बात की, अर्थात जो भारत है यह खंडित नहीं हो सकता है। हाँ, भारत के राज्यों को आपस में बांटा जा सकता है, भारत को आंतरिक रूप से भारत के मैप को चेंज किया जा सकता है, लेकिन यह कहिए कि भारत का कोई राज्य अलग हो जाए भारत से, यह अधिकार भारत के राज्यों को नहीं मिला हुआ है। अर्थात भारत की जो एकता व अखंडता है वो बनी रहनी चाहिए। हमें क्षेत्र, धर्म, राजनीति के आधार पर ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए कि जिससे हमारी अखंडता बाधित हो जाए। तो दोस्तों, राष्ट्र की एकता और अखंडता का मतलब यही था कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, कद काठी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, ताकि जिससे राष्ट्र की एकता अखंडित ना हो, अर्थात राष्ट्र की एकता टूटे नहीं। तो हमें राष्ट्र की एकता को बना के रखना और हमारे राष्ट्र की एकता अर्थात भारत जो है वह अखंडित रहे, अर्थात भारत को कभी खंडित ना किया जाए। क्षेत्र, संप्रदाय, जाति, नक्सलवाद, इन सभी आधारों पर भारत खंडित ना हो, यह बात करता है हमारे संविधान की प्रस्तावना। और आप देखेंगे कि हमने बहुत सारे प्रावधान संविधान की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शामिल किए। जैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमने कुछ क्षेत्रों में हमने घूमने पर प्रतिबंध लगाया, जिससे कि भाई कोई ऐसा क्षेत्र जहां पे हर किसी का आना जाना ना हो। हमने आपातकाल की व्यवस्था की, हमने राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था की, हमने राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की है, हमने वित्तीय आपात की व्यवस्था की। क्योंकि इसी आधार पर की है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है वह बनी रहे, वह टूटे नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों राष्ट्र की एकता और अखंडता को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं बंधुत्व शब्द का क्या अर्थ होता है। तो पहले हम समझते हैं बंधुत्व शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों। लगातार चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। संख्या बल जरूर बढ़ाएं, लोगों को चैनल शेयर करें ताकि हमारा चैनल लोगों तक पहुंचे। बंधुत्व का अर्थ समझिए दोस्तों। बंधुत्व का मतलब होता है फ्रेटर्निटी। और फ्रेटर्निटी मतलब सबसे पहले बंधुत्व की बात होती, किस चीज के लिए हम बंधुत्व की बात करते हैं? हम की भावना, हम, अहम नहीं दोस्तों, हम की भावना। हम अर्थात हम एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। बंधुत्व का मतलब होता है हम एक हैं, हमारी भावना एक है, अर्थात हम की भावना, अर्थात हम सभी एक हैं, हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी दोस्त हैं, हम सभी एक हैं। अर्थात बंधुत्व का शब्द की होता है कि हम की भावना, आपस अर्थात अपनेपन की भावना, हम सभी एक हैं। तो यह होता है बंधुत्व का अर्थ। आइए देखते हैं बच्चों बंधुत्व में और क्या क्या चीजें हैं। एक साथ होने की भावना, वहीं पर दूसरा पॉइंट बच्चों, व्यक्ति की गरिमा और अखंडता बनी रहे और प्रतिष्ठा बनी रहे। गरिमा मतलब होता है बच्चों आत्मसम्मान। कहा जाता है ना किसी की आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, तो वही गरिमा मतलब आत्मसम्मान होता है दोस्तों। वहां मैंने राष्ट्र की एकता और अखंडता पहले ही क्लियर कर दी था आपको। राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या होता है।
तो दोस्तों बच्चों, बंधुत्व का मतलब होता है हम की भावना, एक साथ होने की भावना, व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान की भावना। गरिमा मतलब बच्चों आत्मसम्मान की भावना, प्रतिष्ठा मतलब सोसाइटी में आपका एक कद होगा, आपकी एक पहुंच होगी, आपका एक रौब होगा, उस रौब को, उस पहुंच को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता, जैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता को हमने बताया कि हम सब एक हैं, अर्थात हम की भावना से हमें राष्ट्र की एकता को बना के रखना है दोस्तों, अर्थात राष्ट्र की एकता बनी रहेगी हम की भावना से। और अखंडता जो है, जब एकता बनी रहेगी तो हमारी अखंडता ऑटोमेटिकली भारत की बनी रहेगी। तो यही दोस्तों बंधुत्व की भावना, फ्रेटर्निटी अर्थात हम की भावना होना, एक साथ होने की भावना, व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा अर्थात आत्मसम्मान सबका बना रहे, किसी के आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यह सब संबंधित है बंधुत्व से। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। इसे राइट डाउन कर सकते हैं आप। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। अगर मैं जल्दी पढ़ा रहूंगा, स्पीड मेरी तेज होगी तो आप बता दीजिएगा, कल से स्पीड स्लो कर दी जाएगी थोड़ी सी। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि हमने संविधान को स्वीकार कब किया। संविधान को 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया। हमने संविधान को अधिनियमित किया और हमने संविधान को आत्मार्पित किया। तो आइए दोस्तों हम तीनों शब्द को समझते हैं, क्योंकि कई बार हम इसी तीन शब्द में कंफ्यूज रहते हैं कि अंगीकृत क्या होता है, अधिनियमित क्या होता है, आत्मार्पित क्या है। तो बच्चों जैसे आप समझिए, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कौन करता है? तो जैसा कि हमने पहले ही क्लास में आपको बताया था, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की शक्ति हम भारत के लोग अर्थात भारत के लोगों में है। तो हम भारत के लोगों में हमने क्या बताया कि हम भारत के लोग जो हैं वो संविधान को अंगीकृत करेंगे, संविधान को अधिनियमित करेंगे और संविधान को आत्मार्पित करेंगे। अंगीकृत मतलब हमने इसे अंगीकृत, हमने स्वीकार कर लिया। हमने संविधान को, यह संविधान जो दिया, संविधान की जो प्रस्तावना है, इस संविधान को हमने 26 नवंबर 1949 को हमने स्वीकार की, हमने अंगीकृत किया। संविधान को हमने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। अधिनियमित कब किया? अर्थात अधिनियमित का मतलब होता है इसे हमने पारित कर दिया। अंगीकृत मतलब स्वीकार करना, अधिनियमित मतलब पारित करना। दोस्तों अंगीकृत मतलब स्वीकार करना, अधिनियमित मतलब पारित करना, और आत्मार्पित मतलब अर्थात अपनी आत्मा को समर्पित करना। तो हमने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अर्थात स्वीकार किया, अधिनियमित अर्थात पारित किया और आत्मार्पित अर्थात आत्मा को समर्पित किया। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? हमारी संविधान की शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग जो है, हम भारत के लोग ही भारत के संविधान की शक्ति का स्रोत हैं। क्योंकि हमने ही तो संविधान को स्वीकार किया है, हमने ही तो संविधान को पारित किया है और हमने ही तो संविधान को अपने ऊपर समर्पित भी तो किया है। अगर ना हम स्वीकार करते, ना हम पारित करते, ना हम आत्मसमर्पित करते, तो क्या यह प्रस्तावना या संविधान हमारे ऊपर लागू होता? नहीं लागू होता। लेकिन हम ही ने स्वीकार किया, हम ही ने पारित किया और हमने ही अपनी आत्मा को समर्पित किया। इसलिए यह संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है और भारत की जनता ने ही इसे स्वीकार किया, पारित किया और आत्मसमर्पित किया। यह दोस्तों, यह थी हमारी प्रस्तावना की पूरी क्लास कंप्लीट हुई थी आज। बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे या जो कुछ इसमें छूट गए होंगे या जो हमने छोड़ दिया है, उनको हमने इसलिए छोड़ दिया है कि ताकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पढ़ाएं, अब अगले 2 दिन लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिसमें हम 100 से 150 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपको प्रस्तावना से संबंधित आज तक जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है,
यूपी पीसीएस ने पूछा है, या अदर स्टेट पीसीएस ने पूछा है, या आरओ एग्जाम्स में आए हुए हैं, या कहीं वनडे एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा ताकि आपको प्रस्तावना में बचे हुए टॉपिक्स या प्रस्तावना को एक कंठस्थ हो जाए, प्रस्तावना आपको याद हो जाए पूर्णतः। तो एक बार हमारे साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें, क्योंकि आपको संविधान की प्रस्तावना याद होनी चाहिए। तो आइए, क्योंकि यह सबसे कोर एरिया है संविधान का, और यहां से संविधान की प्रस्तावना से हर साल फिक्स है कि 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको संविधान की प्रस्तावना याद होनी चाहिए। जैसे हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि हमने संविधान की प्रस्तावना के सारे टॉपिक्स, सारे टर्म्स आपको क्लियर कर दिए। अब लगातार आपको पी बाई क्वेश्चन सीरीज, पी बाई क्यू क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कराई जाएगी, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कराई जाएगी, ताकि आपको संविधान की प्रस्तावना से कहीं से भी कोई क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। अगर आपको कोई भी टर्म्स इसमें से नहीं समझ में आए होंगे तो आप हमें एक बार बता दीजिएगा, हम दोबारा उस टर्म्स को आके क्लियर कर देंगे आपके सामने। तो दोस्तों, हमारी तरफ से फिर आपको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें, और मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। अब आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।